दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में तो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के जो प्रिपरेशन के लिए हमने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इस सीरीज़ का हमारा आज 17वां क्लास है। इसके पहले हमने 16 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले की क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्लासेस हैं और ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट स्टीनो ट्रेडर के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो हमारा उद्देश्य है आप लोगों को आपका मनपसंद कॉलेज दिलाना, आपको NSTI कॉलेज मिल सके, जिससे आप लोग अपना CTI या जो इस समय इसका नाम बदल के रख दिया गया है CITS कोर्स कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहले बता दें कि हमने अभी तक 260 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 260 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमारा डेली का टारगेट है 20 क्वेश्चन का, और 20 क्वेश्चन से जितने भी संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरी तरह कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का कोई डाउट न रह जाए। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो वेल्डिंग चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन लिए हैं। यह पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें हम कि जिस मेटल की हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसी मेटल का हम लोग फिलर रॉड भी यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? नोजल कहने का अर्थ है कि जो हमारा ये जो जिससे हमारी आर्क बनती है, जिसमें हम लोग ये जो हमारी आर्क बनती है, और यही हमारा क्या होता है? नोजल होता है। ठीक है, और इससे अगर नोजल अगर छूता है अगर मोल्टेन पूल को, यानी कि जिस जो हम जाब को वो कर रहे हैं, जिस जाब की हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर इससे वो टच करता है तो हमारा क्या होता है? बैक फायर होता है। क्या होता है? बैक फायर। यह एक प्रकार का दोष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सब वेल्डिंग से क्वेश्चन है। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है? तो जो हमारा रेक्टिफायर सेट होता है, ध्यान दीजिए, जो हमारा रेक्टिफायर सेट होता है यह क्या करता है? बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है, क्योंकि यह AC को DC में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए क्या जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को क्या करता है? कम कर देता है। तो जो हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो वेल्डिंग मशीन आती है, उसमें यह जो 220 से 440 वोल्ट को 40 से 100 वोल्ट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यह क्या करता है? हाई वोल्टेज और लो करंट को लो वोल्टेज और हाई करंट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो आप लोगों को बता दें, एसिटिलीन जो गैस सिलेंडर होता है उस पर हमारा मैरून कलर का होता है पेंट, और इस पर हमारी कौन सी थ्रेड कटी होती है? लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। इस पर हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है, ये भी ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड के बीच एंगल कितना होता है? जो हमारी ब्लो पाइप होती है, यानी जिससे हमारी क्या निकलती है? आर्क निकलती है, और जो हमारा फिलर रॉड होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है वह हमारा 60 और 30 बनता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो वेल्डिंग की सेटिंग के लिए हमारा इलेक्ट्रोड का व्यास निर्धारित करता है। अगर इलेक्ट्रोड का व्यास कम होगा तो हम लोग करंट कम रखेंगे, ज़्यादा होगा तो करंट अधिक रखेंगे। अभी हम लोग बात किए हैं आप लोगों को कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लव और अलव धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो जो हमारा रेक्टिफायर सेट होता है वह AC और DC दोनों के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और हम आप लोगों को बता दें कि AC में जो होता है आर्क ब्लो की समस्या
नहीं होती है, लेकिन डीसी में हमारी आर्क ब्लो की समस्या होती है। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एसी जो होती है यह केवल लौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयोगी होती है, लेकिन जो डीसी होती है यह दोनों के लिए उपयोगी होती है। ये भी ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वेल्डिंग के दौरान, यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन जो पीछे हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोड के व्यास होगा वह वेल्डिंग के करंट को क्या कर देगा, निर्धारित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो क्रैकिंग जो होता है, और क्रैकिंग हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता हमारी 7 मीटर क्यूब होती है। यह डीआरडीओ के एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रवाह क्यों गुनगुनाते हैं। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रवाह क्यों गुनगुनाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, लंबी चाप की लंबाई। ठीक है, लॉन्ग आर्क लेंथ, अगर हमारी जो आर्क की लेंथ है अगर लंबी होगी तो हमारी ध्वनि प्रवाह गुनगुनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, निमी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आप लोगों को डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निमी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लीजिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आँखों के लिए अदृश्य है। पोरासिटी जो होती है हमारी, रंध्रता जिसको बोलते हैं, यह नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो गर्म करते समय जो अमोनियम क्लोराइड है हमारा क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। तो जो हमारी जस्ता होता है, यानी जिसको हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं, यदि लोहे पे जिंक की परत चढ़ा देंगे तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलेंगे, और इस पर हमारा कोई जंग का या पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील हमारा जो होता है, इसमें हमारा निकिल और क्रोमियम मिला होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि निकिल की मात्रा कितनी होती है, तो 8% निकिल होता है, और निकिल हमारा कितना हो जाएगा 8%, और क्रोमियम हमारा कितना होता है 18% स्टेनलेस स्टील में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। तो ड्रिल ओवरहीट कब होगा, जब क्लीयरेंस एंगल सही नहीं होगा। क्लीयरेंस एंगल यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो हम क्लीयरेंस देते हैं धातु को रगड़ होने से बचाने के लिए, तो हमारा ड्रिल ओवरहीट नहीं होता है। लेकिन अगर क्लीयरेंस एंगल सही नहीं होगा तो हमारा ड्रिल क्या हो जाएगा, ओवरहीट होगा, यानी गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है। तो देखिए, अक्ष के साथ जो हमारे फ्रूट कटे होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा हेलिक्स एंगल होता है। ठीक है, यानी जो ये हमारा एंगल है यहाँ पे बन जाएगा आपका, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। यानी जो अक्ष के साथ जो फ्रूट कटे होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा हेलिक्स एंगल होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। अगर हम कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके बाद उस छिद्र को फिनिश करना, अंतिम आकार तक लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग, रीमर का प्रयोग। स्पाट फेसिंग क्या होता है, जो हमारा ड्रिल किया गया छिद्र होता है उसके ऊपरी सिरे को जो हम समतल बना देते हैं, जिससे हमारा ठीक प्रकार से वाशर क्या होकर ठीक प्रकार से बैठ सके। इसके लिए इसको प्रक्रिया क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग क्या होती है, जो काउंटर बोरिंग होती है वह जो पहले से किए गए छिद्र के जो उसकी जो डायामीटर को कुछ गहराई तक बड़ा करना, पूरा बड़ा नहीं करना, कुछ गहराई तक बड़ा करना, हमारी क्या हो जाएगी, काउंटर बोरिंग हो जाएगी। काउंटर सिंकिंग, पहले से ड्रिल किए गए छिद्र के ऊपरी सिरे को बेबल कर देना, जिससे हमारे जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू आते हैं वो सब क्या हो सकें, बैठ सकें। ठीक है, यह तीनों चारों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण 75 डिग्री होता है। और अगर पूछ दे क्वेश्चन काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होगा, अगर हेड बात कर दें, काउंटर सिंकिंग का कोण 75 डिग्री, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण 90 डिग्री और किनारों की चेम्फरिंग होगा तो 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो कई प्रकार के अम्लों के लिए जो हमारी लेड होती है, आपको पता ही होगा, सबसे भारी भी होती है और इस पर अम्ल और तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा जो 20 क्वेश्चन का टारगेट था उसको हमने क्या किया, समाप्त किया। और आपको CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी अपडेट की जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने CITS किया है तो आप लोगों को जो भी जानकारी बताएंगे सही बताएंगे और सटीक बताएंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस भी अपलोड है, उसको भी एक बार देख सकते हैं आप लोग। और हमने ITI जो टूल्स जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके सभी के वीडियो हमने एक्सप्लेन किए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।